हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। हमने पिछला पार्ट कंप्लीट कर लिया है और उसके सारे सीन्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट सेकंड शुरू कर रहे हैं, ए गेम ऑफ चेस। सबसे पहले आप ये चेस का मतलब समझिए। यहाँ पर चेस का मतलब कोई शतरंज के खेल से नहीं है। एक्चुअल में ये है कि शतरंज के खेल के दौरान किसी आदमी को बेवकूफ़ बनाकर अपने आप की सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना। होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो टाइटल है द ए गेम ऑफ चेस, ये थॉमस मिडिल्टन का एक प्ले है जिसका नाम है विमेन विवेयर विमेन, है ना। तो उससे इस टाइटल को उठाया गया है। इसमें होता क्या है कि एक बूढ़ी महिला है ना, अंधी है वो, और उसकी डॉटर इन लॉ है, यानी उसकी बहू है, और उसके साथ एक व्यक्ति है जो सेक्स करना चाहता है। उसके घर आता है वो, इसलिए सबसे पहले वो बूढ़ी जो दादी है, जो अंधी है, उसके साथ चेस खेलने का नाटक करता है। थोड़ी देर चेस खेलता है और उसके बाद सीधा उसकी डॉटर इन लॉ के कमरे में चले जाता है। वहाँ पर अपनी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसके बाद वापस आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो पार्ट सेकंड है ये आपका लस्ट को दिखाएगा। हमने अब तक इंट्रोडक्शन में बात की कि जो पहला पार्ट है वो आपका जनरल इंट्रोडक्शन को दिखाता है, सेकंड पार्ट आपका लस्ट को दिखाएगा, तीसरा पार्ट जो है वो भी आपका लस्ट को दिखाएगा, चौथा पार्ट आपके ग्रीड को दिखाएगा, और अंत का जो फाइनल पार्ट है व्हाट द थंडर सेड, वो आपके सॉल्यूशन यानी रिजोल्यूशन को दिखाएगा। तो अब ये दूसरा पार्ट है, इसमें सिवाय सेक्स के अलावा कुछ बात ही नहीं चलेगी, बस हर जगह लस्ट 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 ही चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। तो आपको पहला तो ये पता होना चाहिए कि गेम ऑफ चेस जो टाइटल है वो विमेन विवेयर विमेन से लिया गया है। दूसरा, ये किसकी कहानी बताता है, एक ऐसी महिला जिसके साथ एक व्यक्ति है, वो सेक्स करना चाहता है, उसकी सास के साथ वो चेस खेलने का नाटक करता है, बाद में वो अंदर चला जाता है। दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ ये हमको ये समझाती है कि उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स पूरा हो चुका है, अब दोनों अलग हो चुके हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर की जाएंगी। देखिए, थॉमस मिडिल्टन का वर्क विमेन विवेयर विमेन से लिया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ की इमेज भी लगाई है कि भाई ये देखो एक लड़की दिखाई दे रही होगी आपको। आगे हम बात करेंगे बर्निंग थ्रोन की, है ना। तो ये बर्निंग थ्रोन क्या है, ये एक थ्रोन है, आपको दिख रहा होगा, द चेयर शी सेट इन। इसकी बात मैं भी करूँगा, और कि भाई वो लड़की है जो जहाँ से शुरुआत यहीं से होगी, है ना। तो इसलिए मैं आपको अभी इसकी इमेज दिखा रहा हूँ कि एक लड़की है यहाँ पर। एक्चुअल में ये भी एंटोनी और क्लियोपेट्रा से उठाया गया है, शेक्सपियर का वर्क है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। वहाँ पर एक क्लियोपेट्रा का सिंबल है, लेकिन ये लड़की आज की बेलाडोना है ना, BELLADONA, ठीक है। तो शेक्सपियर का वर्क एंटोनियन क्लियोपेट्रा से उठाया गया है ये सारा वर्क, है ना। और बर्निश्ड थ्रोन आपसे पूछ लेगा, ये बर्निश्ड थ्रोन का कंसेप्ट जो है T.S. एलियट ने कहाँ से उठाया है, तो शेक्सपियर का वर्क है एंटोनियन क्लियोपेट्रा, वहाँ से उठाया है। वर्तमान की क्या है ये लड़की, बेलाडोना है। एक्चुअल में बेलाडोना का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल लड़की। इटालियन लैंग्वेज में बेलाडोना का मतलब होता है ब्यूटीफुल वीमेन। वैसे बेलाडोना एक जड़ी बूटी भी होती है, इसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन इमेज के माध्यम से चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा देर तक स्थायी रह पाती हैं दिमाग में। तो आपको याद रखना है कि सर ने दो इमेज दिखाई थी, एक विमेन विवेयर विमेन की जहाँ से टाइटल उठाया है गेम ऑफ चेस, और एक है वो बर्निंग थ्रोन, है ना। ये बर्निंग थ्रोन आपको दिखाई दे रहा होगा ना। तो ये क्या है, ये कहाँ से उठाया है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से। इसके अलावा हम बात करेंगे बीच में एक मिरर की, एक ऐसा मिरर जहाँ पर कार्विंग की हुई है, यानी नक्काशी की हुई है। ये नक्काशी कैसी है, ये ऐसे है कि देखो यहाँ पर फ्लावर के इमेज दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना। ये देखो ये अंगूर अंगूर टक रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर कर्सर चल रहा है वहाँ पर देखिए ये अंगूर चल रहे हैं, ये पत्तियाँ हैं। ये एक ऐसा फ्लावर, एक ऐसा कांच है, एक ऐसा मिरर है जो कि फ्रूटेड वाइन्स यानी अंगूरों से या फिर फलों से क्या हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इमेज आमतौर पर दोस्तों इमेजों का सहारा कोई नहीं लेता है, क्योंकि मेहनत लगती है इन तरह की PPTs को बनाने में, ये सारी इमेजेस को कलेक्ट करने में, फिर इनको एक एक करके असेंबल करने में। इसलिए आमतौर पर टीचर यूँ ही कह के निकल जाता है। इसलिए आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप इमेज देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि मामला एक्चुअल में है क्या। फिर मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ क्यूपिड की। क्यूपिड क्या है, क्यूपिड है लव, गॉड ऑफ लव, ये प्यार का देवता है क्यूपिड, है ना। आपको दिख रहे होंगे, इसके पंख भी हैं, है ना। मैं आगे बात करूंगा क्यूपिड की मूर्ति की। ये पंखों में से झांक के, मतलब पंखों को अपनी आंखों के सामने ले आता है और उस पंखों में से झांक के देखता है, उस तरह की उसकी एक मूर्ति की बात करूंगा। अगर हम भारतीय परंपरा के अनुसार कहें, इंडियन ट्रेडिशन के अनुसार कहें, तो क्यूपिड क्या है, गॉड ऑफ लव, वो भी कौन सा, कामदेव। तो भारत में कौन है, कामदेव ही तो हैं, हमारे प्यार के देवता। और आगे हम बात करेंगे एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की। देखिए यहाँ पर हमने एंटोनी क्लियोपेट्रा से उठाया है और
कौन सा बर्निंग थ्रोन, इसलिए मैंने ये इमेज लगाई है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर वर्क है जिसका फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एंटोनी, ये क्लियोपेट्रा, ये बीच में स्लेव वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर और उनकी सेवा कर रहा है, और विलियम शेक्सपियर का ये वर्क है। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। शुरुआत में देखते ही तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम करेंगे और फिर बाद में इस इमेज के बारे में डिस्कशन करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार, सर ने वाकई में मज़ा बांध दिया है ना। तो देखिए शुरू करते हैं हम। ये है एक ऐसा पार्ट जिसमें एक उच्च कुल की लड़की है, एक अपर सोसाइटी की लड़की है, काफ़ी रिच लेडी है। आप उसको डिनोट कर सकते हैं बेलाडोना से, है ना। तो ये इसके कमरे का अपीयरेंस बताएगा ये वाला पार्ट। आप इस पार्ट को क्या कह सकते हैं कि भाई जो रिच लेडी है उसका पार्ट हम इसको कह सकते हैं। यानी अगर आप डाल सकते हैं इसको टाइटल में, तो जैसा कि हम अब तक टाइटल डालते हुए आए हैं, जैसे कि अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, फिर हमने स्टर्नबर्ग एपिसोड के बारे में बात करी, उसमें मैरियन कजिन के बारे में एपिसोड के बारे में बात भी करी हमने, फिर हमने रेड रॉक की बात करी, फिर हाइसिंथ गर्ल एपिसोड, फिर मैडम सोसोस्ट्रिस एपिसोड और लास्ट में स्टेटसन एपिसोड। उसी तरह से आज जो हम एपिसोड डिस्कस करेंगे उसका नाम आप डाल सकते हैं चैम्बर ऑफ अपर सोसाइटी लेडी, है ना। यहाँ एक चैम्बर है, एक कमरा है, एक रूम है अपर सोसाइटी की महिला का, जिसका नाम है बेलाडोना, है ना। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि रिच लेडी का चैम्बर, यानी चैम्बर ऑफ रिच लेडी एपिसोड, है ना। इस तरह से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको टाइटल डाल लीजिए। अब मैं शुरू करता हूँ टेक्स्ट को। देखिए, वो महिला जो कि बहुत अमीर है, वो अकेली है बहुत ज़्यादा, और वो अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही है। तो क्या कर रही है यहाँ पर, अब शुरू करते हैं। देखो, द चेयर, वो कुर्सी, शी सैट इन, जिस पर भी वो बैठी हुई है। कौन है ये शी? बेलाडोना है ये, है ना। तो बेलाडोना की स्पेलिंग आप लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसमें लिख देता हूँ। देखिए, बेलाडोना, ठीक है ना, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। द चेयर, वो चेयर जिस पर कि वो लड़की बैठी है, जिसका नाम है बेलाडोना, बैठी हुई है लाइक ए बर्निस्ड थ्रोन। और वो सिंहासन लग कैसा रहा है? एक बर्निस्ड थ्रोन। जैसे कि अब देखिए, आप इमेज देखिए, यहाँ पर मैंने आपको इमेज दिखाई ना, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है बर्निस्ड थ्रोन लिखा हुआ है। ये एक लड़की है, इस तरह के जोरदार चमचमाते सिंहासन पर ये बैठी हुई है, इसलिए इमेज आपको दिखाई है मैंने, है ना। वो लड़की जो कि बेलाडोना जिसका नाम है, और रेफरेंस है इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ पर लिख दिया है, स्पष्ट इसमें नाम मिलेगा नहीं आपको, है ना। तो वो लड़की जिसका नाम बेलाडोना है, वो एक चमचमाते सिंहासन पर बैठी है, ग्लोड ऑन द मार्बल, और उसकी जो चमक है ना सिंहासन की, वो नीचे जो मार्बल बिछा हुआ है उसके ऊपर उसकी चमक आ रही है उस सिंहासन की। वेयर द ग्लास हेल्ड अप बाय स्टैंडर्ड्स रॉट विथ फ्रूट वाइन्स, जहाँ पर एक कांच का टुकड़ा लगा हुआ, मतलब कांच लगा हुआ है और उस पर नक्काशी की गई है। रॉट का मतलब क्या होता है? कार्विंग करना। आप लिख लीजिए, रॉट का मतलब कार्व्ड, यानी CARVED, यानी नक्काशी, यानी उस कांच पर एक नक्काशी की हुई है। फ्रूटेड वाइन्स, मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी, कांच पे फ्रूटेड वाइन्स की इमेज दिखाई थी, और लास्ट में फिर एक बार दिखा दूंगा। तो यहाँ पर रिच लेडी का कमरे का अपीयरेंस दिखाया गया है कि लड़की है, एक चमचमाते सिंहासन पर बैठी है, और उसका जो सिंहासन की जो चमक है वो मार्बल के ऊपर जा रही है, यानी मार्बल में से भी सिंहासन दिख रहा है, आर पार बिल्कुल चमचमाता मार्बल है। वेयर द ग्लास हेल्ड, जहाँ पर एक दीवार पर एक कांच लगा हुआ है और उस पर फ्रूटेड वाइन्स की डिज़ाइन बनी हुई है, फ्रॉम विच ए गोल्डन क्यूपिड। अब एक क्यूपिडॉन देखिए, क्यूपिडॉन मैंने अभी अभी आपको इमेज दिखाई थी ना कामदेव की, दोबारा देख लीजिए एक बार। ये देखो कामदेव की, क्यूपिड, है ना, ये कामदेव हैं, गॉड ऑफ लव, प्यार के देवता। तो ये क्या बोल रहा है, जहाँ पर क्यूपिड की इमेज लगी हुई है, मतलब यहाँ पर क्या है, क्यूपिड की मूर्ति लगी हुई है इस कमरे में, और वो पीप्ड आउट, झांक कर देख रहा है क्यूपिड, है ना। क्यूपिड का अपीयरेंस कैसा है? गोल्डन है वो, है ना, उसकी जो मूर्ति है कैसी है? गोल्डन कलर की मूर्ति है, और वो झांक कर देख रही है। इसका मतलब ध्यान से समझिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अनोदर, और एक यहाँ पर दूसरी मूर्ति लगी हुई है क्यूपिड की, एक मूर्ति नहीं है, दो मूर्तियाँ हैं। अनोदर, दूसरी जो मूर्ति है ना, हिड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को छुपा लिया है, बिहाइंड हिज विंग, अपनी पंखों के नीचे। मैंने अभी आपको मूर्ति दिखाई क्यूपिड की, जिसमें मैंने ये आपको ये भी बताया कि भाई क्यूपिड जो है, कामदेव जो है, उसके पंख हैं, और वो पंख अपने आगे ले आए हैं आंखों के आगे, और उस पंखों के आगे से झांक कर देख रहा है ताकि किसी को पता ना लगे मैं देख रहा हूँ। एक्चुअल में मूर्ति ही है ये, कमरे में दो मूर्ति लगी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं उस अपर सोसाइटी, उस रिच लेडी के कमरे की, कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर एक बर्निश थ्रोन है, एक चमचमाता सिंहासन है, मैं अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, आप नोट करते चलिएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, एक बर्निश थ्रोन है, यहाँ पर एक कांच है, जो कांच क्या है, जिस पर क्या की हुई है, कार्विंग की हुई है, रॉट किया हुआ है। ये कांच किससे सुसज्जित है? ये फ्रूटेड वाइन से सुसज्जित है। यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है गोल्डन क्यूपिड की, है ना। ये गोल्डन क्यूपिड कर क्या रहा है? पीप्ड आउट, झांक रहा है। एक दूसरी मूर्ति भी है गोल्डन क्यूपिड की, वो अपने पंखों में से झांक कर देख रहा है। ये सारे हो गए आपके अंडरलाइन। आगे चलते हैं।
डबल्ड द फ्लेम्स ऑफ सेवल ब्रांड कैंडल ब्रा। अब क्या हो रहा है, वहाँ पर मोमबत्तियाँ वगैरह जल रही हैं। कैंडल ब्रा आपने देखा होगा ना, वो कैंडल को होल्ड करने वाली एक स्टिक सी होती है। पुराने ज़माने में एक डंडा सा होता है, नीचे पिलर सा होता है, उस पर 5-7 कैंडल रखने की स्टोर मतलब वो लगे होते हैं, कटोरियाँ, उसे कहते हैं कैंडल ब्रा। उस पर 7 कैंडल लग सकती है ना। तो क्या हो रहा है कि उस पर कैंडल लगी हुई है और सामने कांच लगा हुआ है, तो कांच में ये कैंडल दिखाई दे रही हैं। तो कांच पे पड़ने के कारण उन कैंडल्स की रोशनी कैसी हो गई है, डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। भाई लाइट जब कांच के सामने रखेंगे तो परावर्तन होगा, तो रोशनी भी तो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या है, एक कैंडल ब्रा भी रखा हुआ है। आपको पूछेगा वो कैंडल ब्रा है तो सही, लेकिन कितनी ब्रांच है कैंडल ब्रा की? 7 ब्रांचेज है कैंडल ब्रा की। रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को टेबल पर। द ग्लिटर ऑफ हर ज्वेल्स रोज टू मीट इट। अब इस टेबल पर क्या है, कुछ ज्वेलरी भी रखी हुई है ना, और उसकी ग्लिटरिंग यानी चमचमाने की, यानी रोशनी करने की, चमकने की वो दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इतनी लाइटिंग जल रही है, मार्बल चमक रहा है, कांच वहाँ पर है, कैंडल ब्रा, मोमबत्तियाँ जल रही हैं, तो प्रकाश बहुत है कमरे में, रोशनी बहुत है। इसकी वजह से जो ज्वेलरी है जो टेबल पर रखी हुई है वो भी चमक रही है। भाई सोने में भी चमक होती है। फ्रॉम सेटिन केसेस का मतलब क्या होता है? बॉक्सेस। यहाँ पर कुछ बॉक्स भी रखे हुए हैं इस टेबल के ऊपर, जिसमें पोर्ड का मतलब डालना, तो जिसमें डाला हुआ है इन रिच प्रोफ्यूजन, मतलब कुछ अमीरी के मिश्रण, यानी कुछ ऐसे महंगे महंगे पदार्थ उस लड़की ने डाल रखे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये लड़की बहुत फैशन करती है, बहुत फैशनेबल लेडी है, ये अमीर घर की लड़की है। पैसे आमतौर पर क्या करेगी? ऐसे ही पैसे उड़ाएगी। भाई इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करता है। अब इनके पास पैसा बहुत है तो आराम से पैसे उड़ाएगी। तो इसके पास क्या है, कुछ महंगे महंगे प्रोफ्यूज़न है, कुछ महंगे महंगे पदार्थ हैं इन वाइल्स, जो कि शीशियों में भरे हुए हैं, ऑफ आइवरी, और ये शीशियाँ हाथी दांत की बनी हुई है। आइवरी मतलब हाथी दांत की, और वाइल्स मतलब शीशियाँ। ये शीशियाँ हाथी दांत की बनी हुई है, जिनमें ये सारे महंगे महंगे पदार्थ डाले हुए हैं। एंड कलर्ड ग्लासेस, यहाँ पर कुछ रंगीन ग्लासेस भी हैं, यानी कुछ और ग्लास हैं, कुछ और शीशियाँ हैं। अनस्टॉपर्ड, जो कि स्टॉप नहीं की हुई हैं, मतलब उन पर ढक्कन लगाया हुआ नहीं है, वो खुली हुई शीशियाँ हैं, है ना। लर्क्ड हर स्टेन सिंथेटिक परफ्यूम, और लर्क का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टेड। ये है ना, अट्रैक्ट कर रही हैं हर स्ट्रेंज सिंथेटिक परफ्यूम्स को, उन परफ्यूम की खुशबुओं को। क्या हो रहा है, ये सेंट की डिब्बी हैं, अब डिब्बी खुली हुई है तो सीधी सी बात है परफ्यूम की खुशबू तो बाहर आएगी, है ना। अनज्वेंट, अब ये देखिए कितना गजब यहाँ पर शब्द इस्तेमाल कर दिया। अनज्वेंट का मतलब होता है कुछ क्रीमी एप्लीकेशन, यानी अपन क्रीम लगाते हैं ना, तो स्टिकी एप्लीकेशन हो गया। अब इसको स्टिकी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि क्रीम हमारे चेहरे पर चिपकती नहीं है, वो हमको परेशान नहीं करती है, इरिटेट नहीं करती है, वो हमको काफ़ी स्मूथ फील कराती है। तो आप अनज्वेंट का मतलब क्या लिखेंगे? एक क्रीमी एप्लीकेशन, यानी लाइक ए समथिंग लाइक ए क्रीम, जिसको अपन रब करते हैं फेस पर। इन डब्बियों में परफ्यूम रखा हुआ है, इन डब्बियों में कुछ आपके क्रीमी एप्लीकेशंस रखे हुए हैं, इनमें पाउडर रखे हुए हैं, और कुछ लिक्विड भी रखे हुए हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? लर्क का मतलब अट्रैक्टेड, क्या क्या रखना है यहाँ पर? सिंथेटिक परफ्यूम रखा हुआ है, देखो ध्यान रखना है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। और उसके कमरे में पूछा जाएगा क्या है और क्या नहीं है। सिंथेटिक परफ्यूम रखा हुआ है, इसके अलावा अनज्वेंट यानी कुछ क्रीमी एप्लीकेशन रखे हुए हैं, इसके अलावा पाउडर रखे हुए हैं, इसके अलावा कुछ लिक्विड भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ट्रबल्ड कन्फ्यूज, अब क्या हो रहा है, ये परफ्यूम की शीशी खुली है, खुशबू पूरे कमरे में फैल रही है, इसीलिए बड़ी ही ट्रबलिंग यानी बड़ी ही परेशानी हो रही है, बड़ा ही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आखिर, एंड ड्रॉन द सेंस इन ऑर्डर्स, की ऑर्डर्स मतलब गंध, खुशबू, कि आखिर ये खुशबू आ कहाँ से रही है, समझ में ये नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ पाउडर्स लगे हुए हैं, पाउडर में भी खुशबू होती है, कुछ क्रीम रखी हुई है, क्रीम में भी खुशबू होती है, कुछ परफ्यूम है, परफ्यूम में भी खुशबू होती है। अब सारी खुशबू मिक्स हो गई, इसलिए बड़ा ही ट्रबल, बड़ा ही कन्फ्यूज़न वहाँ पर क्रिएट हो गया है कि एक्चुअल में ये खुशबू आ कहाँ से रही है। स्टर्ड बाय द एयर, और ये खुशबू पूरी तरह से हवा में फैल गई है। आगे वो कहता है दैट फ्रेशन फ्रॉम द विंडो, अब ये किस में फैल रही है? वो हवा जो कि फ्रेश है, और कहाँ से आ रही है? विंडो से आ रही है, मतलब कमरे में जो खिड़की खुली हुई है वहाँ से फ्रेश एयर आ रही है, वहाँ से अंदर आ रही है, और वो हवा इन सारी खुशबू में मिल रही है। दीज असेंडेड इन फ्लैटनिंग द प्रोलॉन्ग्ड कैंडल फ्लेम्स, अब क्या हो रहा है? असेंडेड मतलब ऊपर चढ़ना। अब जो हवा आ रही है, तो जो कैंडल कमरे में जल रही है ना, तो हवा तेज है, तो कैंडल फड़फड़ा रही है, इसका मतलब कैंडल्स की रोशनी को और ज़्यादा तेज कर रही है कौन? हमारी हवा। फ्लंग देयर स्मोक इनटू द लिक्वेरिया, लिक्वेरिया का मतलब वही है छत टाइप का एरिया, और ये इतनी ऊंची जा रही है कैंडल ब्रा की जो लपटें हैं, मान लो कि छत तक जा रही हो,
है ना, स्टरिंग द पैटर्न ऑन द कॉफर्ड सीलिंग। अब क्या हो रहा है, कॉफर्ड सीलिंग जो ऊपर जो छत है ना, उस पर उसका जो पैटर्न अगर दिखा रहे हैं हम, उसका जो पैटर्न की बात करें, हम छत पे भी हमारी नज़र जा रही है कि इस कमरे की अपीयरेंस की बात ही कर रहे हैं कि भाई कमरा किस तरह का जोरदार कमरा है उस महिला का, अमीर महिला का। तो कॉफर्ड सीलिंग है यहाँ पर, और उस पर क्या है, ह्यूज सी वुड, जो लकड़ी नहीं होती कि समुद्र में समुद्री पेड़ों की जो लकड़ी होती है उसकी कार्विंग की हुई है ऊपर छत के ऊपर। यानी आजकल का जो पैटर्न चल रहा है, पीवीसी शीट लगाते हैं हम, है ना, वो प्लाईवुड शीट लगाते हैं, ऊपर बिल्कुल चमचम आ जाता है कमरा। उसी तरह की वहाँ पर उस ज़माने में एक लकड़ी थी जो कि समुद्र में पैदा होती थी, उस समुद्र की लकड़ी सीवुड से वहाँ पर सीलिंग बनाई गई है, कॉफर्ड सीलिंग, है ना, विद कॉपर। और क्या हो रहा है, कमरे में कॉपर तो लगा हुआ ही है, बर्न्ड ग्रीन एंड ऑरेंज। और जो कॉपर कमरे में लगा हुआ है, जो कैंडल ब्रास है, जो कि जिन पे मोमबत्ती जला रहे हैं, उनमें क्या है, कॉपर के बने हुए हैं और उनमें मोमबत्ती लगाई हुई है, मोमबत्ती बर्न जल रही है। एंड और यहाँ पर मोमबत्ती की रोशनी आ रही है ग्रीन एंड ऑरेंज, यानी हरी और गुलाबी जो भी है ना। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ कुछ लोग इसका इंटरप्रेट इस तरह से करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। वो क्या करते हैं, इस लाइन को आगे कनेक्ट करते हैं कि यहाँ पर कलर्ड स्टोन लगे हुए हैं, यानी फ्रेम किए हुए हैं यहाँ पर कुछ रंगीन पत्थर, उन रंगीन पत्थर का रंग हरा और ऑरेंज है, जबकि दोस्तों गलत है ये इंटरप्रिटेशन। सही इंटरप्रिटेशन क्या है, यहाँ पर कॉपर का कैंडल, मतलब वो आपके 7 ब्रांच कैंडल ब्रा लगा हुआ है और वहाँ पर रोशनी जल रही है नीली, वो हरी और ऑरेंज। आपने देखा होगा आमतौर पर, साइंस सभी ने पढ़ी है और सभी के घर में गैस का काम भी होता है कि जब गैस नई नई आती है, जब गैस में बिल्कुल भी कचरा नहीं होता है, तो गैस की रोशनी बिल्कुल नीली होती है। लेकिन धीरे धीरे हमारा कभी दूध फैलता है, कभी चाय फैलती है, कभी आटा गिर जाता है, तो गैस में कचरा हो जाता है, कार्बन से भी कचरा हो जाता है, तो गैस की रोशनी समय के साथ साथ लाल हो जाती है। लेकिन जब हम उस गैस की रिपेयरिंग करा लेते हैं तो वापस वो गैस की रोशनी नीली हो जाती है। तो कुल मिलाकर फ्लेम्स के जो कलर है ना, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। उसी तरह से हवा आ रही है तो कभी उसकी रोशनी हरी हो रही है, कभी उसकी ऑरेंज हो रही है। तो आप ये दिमाग ना लगाएं कि पत्थरों का कलर हरा और ऑरेंज है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जलने की रोशनी है, जो वो कैंडल ब्रा जल रही हैं, जो मोमबत्तियाँ जल रही हैं, उनकी रोशनी है जो कभी हरी और कभी ऑरेंज हो रही है। फ्रेम्ड बाय कलर्ड स्टोन, वहाँ पर कुछ कार्विंग की हुई है, कुछ रंगीन पत्थरों की। इन विच सैड लाइट ए कार्व्ड डॉल्फिन स्वयं, है ना, और वहाँ पर क्या है, लाइट बहुत ही सैड है, रोशनी बहुत ही सैव है, और वहाँ पर कार्विंग की हुई है। ऐसा लग रहा है, मान के चलो कोई डॉल्फिन, कोई मछली, डॉल्फिन मछली नाम जानते होंगे सब आप, कि डॉल्फिन जो है वो स्वयं कर रही हो, वो तैर रही हो। तो ये था आपका ये वाला एपिसोड जिसमें हमने रिच लेडी के कमरे का बात पड़ी। अब होता क्या है, इसी रिच लेडी के कमरे में एक मेंटल पीस लगा हुआ है। मेंटल पीस आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है। आप अगर जब लेक्चर बनेंगे, जब आप 11th-12th को पढ़ाएंगे, तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है खुशवंत सिंह का चैप्टर है, और दो चैप्टर का नाम है अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब चित्र, और एक लेडी। तो वहाँ पर आप इस वर्ड को पढ़ेंगे, शायद सेकंड पेज पर किताब की शुरुआत होती है, वहाँ से सेकंड पेज पर ये वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है मेंटल पीस। अब मैं आपको समझा देता हूँ मेंटल पीस एक्चुअल में होता क्या है। जब कोई कमरा आपने पुराने ज़माने में देखा होगा फिल्मों में, है ना, और सर्दियों का टाइम होता है, जो अपने जो ऊपर के जो सर्दी वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर आदमी तापने बाहर तो जाएगा नहीं, तो कमरों में क्या होता था, पहले हीटर वगैरह होते नहीं थे, तो कमरों में दीवार इतनी मोटी होती थी, उसी में एक सिगड़ी टाइप की जगह बनाई जाती थी, खांचा बनाया जाता था दीवार में, उसमें वो आग जलाते थे, उससे कमरे में हीट हो जाती थी। आग के ऊपर एक चिमनी लगी हुई होती थी, पाइप लगा हुआ होता था, जिससे सारा धुआं बाहर निकल जाता था और कमरे में सिर्फ हीट रहती थी, धुआं नहीं रहता था। उसे कहते हैं मेंटल पीस। तो आमतौर पर क्या होता है, मेंटल पीस के ऊपर लोगों का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक पैटर्न इस तरह का था कि उस मेंटल पीस के ऊपर आप किसी तस्वीर को लटका देंगे। ये उनका ओल्ड पैटर्न था, है ना। तो यही आगे एक नया सीन शुरू हो रहा है इसी बात को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डॉल्फिन तक का एक सीन था, है ना, मैं इसको इसलिए अलग ही कर रहा हूँ बिल्कुल। ये डॉल्फिन का सीन एक सीन था, और दूसरा सीन है आपका एक लड़की जिसका नाम है फिलोमेल, है ना, और उसके साथ एक लड़की, उसकी बहन जिसका नाम है प्रोकने, और एक है उसका जीजा टेरियस, है ना। तो उसका एक सीन चल रहा है, इसलिए मैं आपको सीन नंबर 2 बता रहा हूँ। हालांकि देखिए अलग ही सीन बना, मेरी आदत है कि मैं अलग से ही पढ़ाता हूँ इस चीज़ को, लेकिन चूँकि वीडियोस काफ़ी छोटी हैं और आप समझ भी लेंगे इस चीज़ को, इसीलिए मैं इसी में इस सीन को ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि हम कौन से सीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप लिख लीजिए इसको ऐसे ही, फिलोमेला, इसके साथ इसकी बहन प्रोकने एंड टेरियस, है ना,
सीन। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, है ना, पूरे अच्छे से। तो ये सीन आपको देखना है, ये हम अगला सीन की बात कर रहे हैं। अब एक्चुअल में अगला सीन मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि यह कहानी बदल जाएगी। लेकिन ये कहानी एक्चुअल में है किस चीज़ की, ये कहानी इस चीज़ की है कि जो अमीर लेडी का जो कमरा है वहाँ पर उसी मेंटल पीस के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई है। उस तस्वीर में इस कहानी का जिक्र किया गया है, बस इसीलिए मैं इसी कहानी को इसी में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर वो तस्वीर वहाँ पर लगी हुई है। अब यहाँ लिखा क्या हुआ है, अब ऑफ द एंटिक मेंटल, है ना। तो वहाँ पर क्या है, मेंटल पीस है। वहाँ पर मेंटल का मतलब है तस्वीर से भी ले लीजिए आप, है ना। तो वहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है, वॉज डिस्प्लेड, जो कि वहाँ पर दिखाई दे रही है। एज दो ए विंडो, जब हम विंडो की तरफ देखते हैं, गेव अपॉन द सिल्वेन सीन, तो ये हमको एक सिल्वेन सीन, एक ग्रामीण, एक रूरल सीन हमको दिखाता है। इस फोटो को हम देखते हैं ना। अब इसमें है क्या, इसमें दिखाया है ए चेंज ऑफ फिलोमेल। यहाँ पर क्या होता है, एक लड़की है, एक लड़की है और उस लड़की की कहानी है, उसके रेप की कहानी है। अब ये रेप की कहानी कैसे है, ऐसे है कि यहाँ पर एक लड़की होती है फिलोमेला, उसकी एक बहन होती है प्रोकने, और उसका एक जीजा, मतलब प्रोकने का हस्बैंड होता है टीरियस, है ना। तो प्रोकने और टीरियस हस्बैंड वाइफ हैं, और फिलोमेला प्रोकने की बहन है। ये तीनों साथ ही रहते हैं, मतलब जीजा, साली और पत्नी, तीनों साथ ही रहते हैं। अब क्या है, एक दिन प्रोकने चली जाती है घर से बाहर, और जो टेरियस है इसको अपनी साली फिलोमिल को लेकर थोड़ी सी क्या है कि गंदी नज़र है। ये उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहता है। ये उसको ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाओगी, तो ये मना कर देती है कि भाई मुझे नहीं बनाना है। तो ये इसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसका रेप कर डालता है। जब इसकी बहन नहीं, जब इसकी बीवी घर से अनुपस्थित होती है, घर में नहीं होती है, तो उसके पीछे से उसका रेप कर देता है। वो बहुत चिल्लाती है, चीखती है दर्द के मारे। और होता क्या है कि जब टीरियस को ये लगता है कि यार मैंने रेप तो कर दिया है, लेकिन अब ये इस बात को अपनी बहन को बता देगी, यानी मेरी वाइफ को बता देगी, तो फिर क्या होगा। तो ये क्या करता है, उससे बचने के लिए फिलोमेला की जबान ही काट देता है, उसकी जीभ काट देता है कि ना रहेगी जीभ, ना बताएगी ये बात। लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे उसको ये बात पता लग जाती है। और पता क्या लग जाती है, आदमी लिख के भी तो बता सकता है ना। तो उसको पता लग जाता है। तो बाद में कुछ अलग अलग मिथ्स इस तरह के हैं कि जो प्रोकने हैं वो अपने हस्बैंड को मार देती है। दूसरा मिथ इस तरह का है कि भाई प्रोकने ने अपने बेटे का मर्डर किया और उसका मांस अपने पति टीरियस को खिला दिया। इस तरह के कुछ यहाँ पर मिथ्स बने हुए हैं। हमारा मैटर ये है कि यहाँ पर फिलोमिल क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअल में क्या है, जब इस तरह की चीज़ें हुई तो इन तीनों को श्राप लग गया और इनको कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये फिलोमेल को कन्वर्ट कर दिया गया एक चिड़िया में। अब वो चिड़िया कौन सी है, वो चिड़िया है नाइटिंगेल। और जो इसकी बहन है प्रोकने, उसको कन्वर्ट कर दिया गया स्वेलो में, यानी गौरैया में। और इसका जो जीजा है उस टीरियस, उसको कन्वर्ट कर दिया हुप हू में, है ना। मैं तीनों की आपको इमेज दिखा देता हूँ, एक मिनट, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। देखिए आपको इमेज दिखाई दे रही होगी क्लियर। एक है नाइटिंगेल, आपको नाइटिंगेल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये नाइटिंगेल की। ये कौन है, नीचे लिखा भी है मैंने यहाँ पर फिलोमेल, कि फिलोमेल कौन से पक्षी में कन्वर्ट हो गई थी, नाइटिंगेल में। और स्वेलो कौन सी पक्षी, मतलब जो इसकी बहन प्रोकने है, प्रोकने भी दिखाई दे रहा होगा, वो स्वेलो में कन्वर्ट हो गई थी। और इसका जो जीजा है टीरियस, वो हुप हू में, मतलब हुपू में कन्वर्ट हो गया था। आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि टीरियस द बारबरस किंग, ये बारबरस का किंग था ये, और उसको कन्वर्ट कर दिया था हुपू में। तीनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे गई होंगी। अब आते हैं वापस हमारे टेक्स्ट पर। देखिए अब हम शुरुआत करते हैं लाइन नंबर 1 से, कि भाई मेंटल पीस की बात चल रही है। वहाँ पर एक फ़ोटो लगी हुई है, फ़ोटो में दिखाया गया है एक ऐसा ग्रामीण दृश्य, और उसमें दिखाया गया, उस फोटो का नाम क्या है, द चेंज ऑफ फिलोमेल। ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे से याद रखना, फ़ोटो कौन सी है, द चेंज ऑफ फिलोमेल, उसका टाइटल ही ये है। इसमें बारबरस किंग, जो उसका जीजा है, वो सो रूडली फोर्स, वो अपने साली के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करता है। यट हालांकि दे आर द नाइटिंगेल फिल्ड ऑल द डेजर्ट विदाउट इनवायोलेबल वॉइस। इनवायोलेबल का मतलब होता है अविनाशी, यानी ऐसी आवाज़ जिसका विनाश नहीं हो सकता, यानी सिंपल भाषा में कह सकते हैं दर्दनाक। तो कहने का मतलब क्या है, दर्दनाक का मतलब ये है कि जब फिलोमेल के साथ उसका जीजा रेप कर रहा था तो वो चीख रही थी दर्द के मारे, चिल्ला रही थी, और उसकी दर्द की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। तो आज की तारीख में फिलोमेल को आपके नाइटिंगेल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और उसी तरह से नाइटिंगेल जंगल में घूमती है और इसकी आवाज़ को सुनने के लिए भी वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो इनवायलेबल सॉन्ग वॉइस है, ये है एक नाइटिंगेल का सॉन्ग।
और नाइटिंगेल क्या बताती है इसमें? नाइटिंगेल इस गाने में अपने साथ हुई ज़बरदस्ती के बारे में बताती है और अपने साथ हुए ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताती है। ट्रांसफॉर्मेशन किसका? कि भाई उसको फिलोमेल से नाइटिंगेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, इसके बारे में वो बताती है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है, विंडो से देखते हैं तो यहाँ पर सिल्वेन सीन, यानी आपको पूछेगा उस फोटो में कौन सा सीन दिखाया गया है? सिल्वेन सीन यानी ग्रामीण दृश्य दिखाया गया है। फोटो का टाइटल क्या है? द चेंज ऑफ फिलोमेल। और इसमें किंग कहाँ का रहने वाला था? वो किंग वो बारबरस का किंग था, है ना। उसने बहुत ज़्यादा गंदा बर्ताव किया था अपनी साली के साथ जिसका नाम था फिलोमेल, इसलिए फिलोमेल को तो नाइटिंगेल में कन्वर्ट कर दिया है ना। फिलोमेल किस में कन्वर्ट हो गई? नाइटिंगेल में। अब ये फिलोमेल आज की स्थिति में डेजर्ट यानी रेगिस्तान में घूमती रहती है और अपनी दर्दनाक आवाज़ों से इस रेगिस्तान को फील्ड भरती रहती है, यानी दिन भर चीखती है, चिल्लाती है। एक्चुअल में ये अपना दर्द बयान कर रही है कि मेरे साथ कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। एंड स्टिल शी क्राइड, वो आज भी रोती है। एंड स्टिल द वर्ल्ड परस्यूअर्स, और आज भी जो संसार है वो इस तरह से लड़कियों का पीछा करता है, यानी वो लोग, वो मनचले लड़के जो अपनी सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर को प्राप्त करने के लिए किसी लड़की को परेशान करते हैं, हैरेस करते हैं। और कोई कोई एसिड की घटना भी हो जाती है, कहीं कहीं ज़बरदस्ती करने की, रेप के केसेस हर आए दिन अखबारों में रेप के केसेस चलते हैं। तो इस तरह के मनचले लड़के आज भी समाज में घूमते हैं। और जग जग टू द डर्टी ईयर्स, ये सेक्स की साउंड को दिखाएगी कि भाई इस तरह की जो आवाज़ें हैं वो गंदे कानों में पड़ रही हैं, लेकिन ये लोग किसी भी तरह से उसकी मदद करने को जा ही नहीं रहे हैं। ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि नाइटिंगेल एक्चुअल में कहना क्या चाह रही है। वो बताना चाह रही है अपने उस दर्द को, अपने उस साथ हुए उस अत्याचार को, कि भाई मेरे साथ मेरे जीजा ने एक्चुअल में किया क्या है, और अपने गाने की मदद से उसको बताना चाह रही है। इनवायलेबल वॉइस, ध्यान रखना, अगर आपसे नाइटिंगेल का वॉइस का साउंड पूछे तो आप बताएंगे उसकी आवाज़ बड़ी ही दर्दनाक आवाज़ है ना। क्या नाइटिंगेल आज भी रोती है क्या? बिल्कुल रोती है। कौन सा साउंड इसमें दिखाया गया है? टू द डर्टी ईयर्स, तो आपको पता होना चाहिए जग जग का साउंड इसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। आगे, अनोदर्ड विदर्ड स्टेम्स ऑफ टाइम वर टोल्ड अपॉन द वॉल्स स्टेयरिंग फॉर्म्स, है ना। अनोदर विदर्ड स्टम्प्स, अब ये क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि कुछ अन्य विदर्ड स्टम्प्स मतलब अन्य चीज़ें, अन्य स्टोरीज। आप विदर्ड स्टम्प्स का मतलब लिखिए अदर थिंग्स या अदर स्टोरीज, कि यहाँ दीवार पर कुछ अन्य स्टोरीज भी लगी हुई हैं और जो कि कुछ अन्य चीज़ों के, अन्य समय की कहानियाँ बताती हैं। वर टोल्ड अपॉन द वॉल्स, ये सारी की सारी कहानियाँ लगी कहाँ हुई हैं? दीवारों पर लगी हुई हैं। स्टेयरिंग फॉर्म्स, और ये सब ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ घूर कर देख रहे हैं। भाई जो इमेजेस लगती हैं ना कमरों में, आप कभी भी भगवान की इमेजेस देखिए, आप लेफ़्ट जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा लेफ़्ट की तरफ देख रही हैं, राइट जाओगे तो राइट की तरफ देख रही हैं, क्योंकि हम उनकी आंखों की तरफ देख रहे होते हैं। कभी भी किसी माता पिता या फिर जब भी कोई आदमी परलोक सिधार जाता है तो उसकी हम इमेज लगाते हैं बड़ी सी, तो जिधर आप जाओगे ना ऐसा लगेगा वो इमेज उधर की तरफ ही देख रही है। तो इनको ऐसा लगता है कि जो कमरों में और ज़्यादा इमेजेस लगी हुई हैं वो सारी हमको देख रही हैं, है ना। लीन्ड, हम के ऊपर झुकी हुई, लीन का मतलब क्या होता है? झुकना, हमारे ऊपर ऐसे टिकी हुई हैं वो कहानियाँ। लीनिंग हशिंग टू द रूम क्लोज्ड, और होता क्या है फिर वो आवाज़ आती है, कौन सी आवाज़ आती है? हसिंग की, सरसराहट की, कि भाई अब रूम का दरवाज़ा क्या हो चुका है? बिल्कुल बंद हो चुका है। तो कुल मिलाकर जो भी सारी घटनाएं हैं वो होनी थी वो हो चुकी हैं। तो ये है यहाँ की छोटी सी बात। और जब ये सारा काम हो चुका होता है और वो महिला अकेली बैठी होती है, तब एक्चुअल में वो इंतज़ार कर रही है अपनी प्रेमी का। उसके बाल खुले हुए हैं, ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई है। अब उसका प्रेमी आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का टाइम हो चुका है। इन दोनों में आपस में किसी भी तरह के प्रेम के संबंध नहीं है, बस एक दूसरे की बॉडी की नीड्स को ये कंप्लीट करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। बाकी प्रेम का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जिन लोगों में प्रेम होता है वो एक दूसरे से बातें करते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से सुख दुख की बातें नहीं करेंगे। अब इसीलिए मैं इस सेक्शन को भी यहाँ पे अलग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से एनक्लोज तक पढ़ लिया हमने, है ना। अब यहाँ से मैं इसको अलग कर रहा हूँ फुट स्टेप से, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखो इस सेक्शन का नाम आप देखिए। अब जब वो महिला आराम से इस तरह से बैठी हुई है, हम उसी अमीर महिला की बात कर रहे हैं, जब वो अपने कमरे में बैठी हुई है, फुट स्टेप शफल्ड ऑन द स्टेयर, स्टेयर मतलब सीढ़ियाँ, तो उसको कुछ सीढ़ियों पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, यानी किसी के फुट स्टेप्स यानी किसी कदम की आवाज़ सुनाई देती है जो उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अंडर द फायर लाइट, फायर लाइट का मतलब यहाँ पर क्या है? आमतौर पर इसका गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है, लेकिन मैं आपको इसका सही इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। आप ड्रेसिंग टेबल देखते हैं और ड्रेसिंग टेबल में ऊपर लाइट लगी होती है, पुराने ज़माने की ड्रेसिंग टेबल नहीं, नई ज़माने की।
जिसमें आजकल नया लाइट का कंसेप्ट आ गया है। तो जो मेकअप करती हैं महिलाएं वो वहीं पर उस लाइट को जला लेती हैं और लाइट वो चुभती भी नहीं है और आराम से आपके कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह है उनको अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, चीज़ों को बढ़िया से आपको दिखाती है। उसे कहते हैं फायर लाइट। तो देखिए यहाँ पर वो महिला बैठी है, अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। अचानक उसको सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज़ आती है, उसके कदमों की आवाज़ आती है। वो महिला फायर लाइट यानी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है और ड्रेसिंग टेबल की इस लाइट के सामने बैठी है। अंडर द ब्रश मतलब क्या कर रही है, अपने चेहरे पर ब्रश कर रही है, मतलब अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि प्रेमी आएगा ना, प्रेमी आएगा उसको देखेगा तभी तो उस पर मोहित होएगा, वो उससे अट्रैक्ट होएगा। हर हेयर स्प्रेड आउट इन फियरी पॉइंट, उसके जो बाल है ना वो बिल्कुल बिखरे हुए हैं। फियरी पॉइंट्स मतलब बिल्कुल एक्साइटमेंट की तरह से। फियरी पॉइंट्स का मतलब आप लिख लीजिए एक्साइटमेंट्स, है ना। तो उसके बाल बड़ा ही उत्तेजना में बिखरे हुए हैं। ग्लोड इनटू वर्ड्स, वो किसी से कुछ वर्ड्स कहना चाहती है, वो किसी से बात करना चाहती है, लेकिन देन वुड बी सेवेजली स्टिल, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाती है। वो वहीं पर ऐसे जंगलियों की तरह बैठी रहती है। भाई जंगली क्यों, सेवेजली मतलब जंगली क्यों, क्योंकि बाल बिखरे हुए हैं। बाल बिखरे क्यों हुए हैं, जब तेरा लवर आने वाला है तो अब तक तो तुझे चमक जाना चाहिए था। बाल बिखरे हुए क्यों हैं, जंगलियों की तरह बैठी है तो इसलिए इसके बाल बिखरे हुए हैं। तो ये कुछ शब्द यहाँ पर कहना चाहती है लेकिन शब्द कहे नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि इसके इस दुख को समझने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। और जो प्रेमी होएगा, जो प्रेमी यहाँ पर आएगा, उसका उद्देश्य केवल सेक्स करना होगा। वो यहाँ पर बात नहीं करेगा, बस सेक्स करके अपने काम दोनों डिपार्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अब इसका प्रेमी आ जाता है। अभी अपनी प्रेमी से क्या कहती है, माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, कि भाई आई एम डिप्रेस्ड टुडे, मतलब मैं आज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, मेरा नर्व्स जो है ना वो बड़ी परेशान महसूस कर रही हूँ मैं अपने आप को। आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर लिखना चाहें इंग्लिश में तो ऐसे लिख लीजिए, आई एम नर्वस टुडे, आई एम नॉट वेल टुडे, है ना। तो आई एम डिप्रेस्ड टुडे, तो मैं आज बड़ी परेशान हूँ। यस बैड, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। स्टे विद मी, मेरे साथ रुक जाओ ना तुम। स्पीक टू मी, मेरे से कुछ बात तो करो। मैंने आपको पहले बोला था दोनों बात नहीं करेंगे। बात वो लोग करते हैं जो प्रेमी होते हैं, ये तो प्रेमी नहीं है, इनको तो सिर्फ सेक्स से मतलब है और किससे मतलब है। स्पीक टू मी, मुझसे बात तो करो। वाई डू यू नेवर स्पीक, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो कभी भी। स्पीक, कभी तो कुछ बोलो। वट आर यू थिंकिंग ऑफ, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। वॉट थिंकिंग, किस बारे में सोच रहे हो। वॉट, अरे किस बारे में सोच रहे हो, कुछ तो बताओ। आई नेवर नो वॉट यू आर थिंकिंग, मुझे कभी समझ में ही नहीं आता कि तुम सोचते किस बारे में हो। थिंक, पता नहीं तुम्हारे कौन से विचार अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। आई थिंक वी आर इन रेड सेले, मुझे लगता है कि हम किसी चूहे के बिल में हैं, है ना। क्या होता है कि चूहा का बिल जिस तरह से होता है ना, अंदर कुचर कुचर चलती रहती है, उसी तरह से इन दोनों की बातें चल रही हैं, लेकिन बातें ऐसे चल रही हैं कि जवाब ही नहीं दे रहा कोई एक दूसरे को। तो आपको पूछेगा वो कि जो बेलाडोना है, जो रिच लेडी है, उसका अपीयरेंस तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो वो अपीयरेंस आप बता दोगे भाई कैसे कैसे है, लेकिन वो आपसे पूछेगा उसको क्या लगता है कि हम कहाँ पर हैं, रेड सेले में हैं। आगे वो कहती है वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, जहाँ पर मृतकों की हड्डियाँ पड़ी रहती हैं। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर टी.एस. एलियट ने, ऐसा इसलिए लिखा है कि चूहे हैं ना, ये बाहर से हड्डियों को लेकर चले जाते हैं और अपने बिलों में ले जाकर स्टोर कर लेते हैं, इसलिए वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ होती हैं, डेड बॉडीज़ की काफ़ी सारी बोन्स वहाँ पर इकट्ठी होती हैं। तो लड़की बोलती है अपने प्रेमी से कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे साथ रुक जाओ, मुझसे बात तो करो। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, तुम किस बारे में सोच रहे हो, आखिर तुम सोच क्या रहे हो, मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आता तुम किस बारे में सोच रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी चूहे के बिल में हैं जहाँ पर ढेरों सारी हड्डियाँ पड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। वॉट इज़ दैट नॉइस, आखिर वो आवाज़ क्या है। द विंड अंडर द डोर, लग रहा है कि हवा चल रही है। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि भाई हवा चल रही है, हमने पहले ही बात करी थी, कैंडल ब्रास हिलती हैं, फ्लेम्स ऊपर जा रही हैं। व्हाट इज़ दैट नॉइस, आखिर ये कौन सी आवाज़ है। व्हाट इज़ द विंड डूइंग, आखिर ये हवा कर क्या रही है। नथिंग अगेन नथिंग, कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। डू यू नो नथिंग, क्या तुम नहीं जानते हो। डू यू सी नथिंग, क्या तुमने कुछ नहीं देखा है। डू यू रिमेंबर नथिंग, क्या तुमने कुछ भी नहीं याद है तुम्हें। अब कितनी बात कह रही है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं देखते, खुद तुम्हें कुछ नहीं पता है। अब कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो करती रहती है। तो वो कहती है ना कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तो वो क्या कहता है, आई रिमेंबर, अरे मुझे पता है, मुझे एक ही बात पता है, दैट दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज। अब ये इसने अननेसेसरी लाइन बोल दी है यहाँ पर, मतलब इस लाइन का मैं मीनिंग आपको क्यों नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लाइन उस समय रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल की थी उसके लवर ने, है ना। अब वैसे तो आप जानते हैं इसमें क्या मीनिंग बताने का, पर्ल्स का मतलब मोती होता है, बाकी आप जानते ही हैं ना। तो उसके प्रेमी ने ये लाइन बोल दी, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज, है ना।
तो ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि उन दिनों ये लाइन बहुत फेमस चल रही थी, शेक्सपियर के वर्क से उठाई थी उसने ये लाइन। और आपने अगर शेक्सपियर का वर्क टेम्पेस्ट पढ़ा हो, है ना, जिसमें वो एक छोटा सा एल्फ टाइप का आदमी होता है, राजा होता है, उसकी बेटी होती है, उसको निकाल दिया जाता है बड़े भाई के द्वारा, उसके भाई के द्वारा। वो एक आइलैंड में रहते हैं, वो जादू वगैरह सीख लेता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब टेम्पेस्ट तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको टेम्पेस्ट उठाया है। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज, ये लाइन कहाँ से उठाई है टी.एस. एलियट ने, तो आपको बोलना पड़ेगा। आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि शेक्सपियर वर्क टेम्पेस्ट से, है ना। तो उसने शेक्सपियर के वर्क टेम्पेस्ट से उसने ये लाइन उठाई है, ये ध्यान रखने की बात है आपको, ठीक है। ये लो, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आर यू अलाइव, तो उसने, हाँ, तो मैं बता ये रहा था कि बस वो बोल रही है कि कुछ तुम्हें याद भी है क्या, तो उसने क्या कहा कि हाँ मुझे याद है ना, 2000 पर्स दैट वर हिज आइज। मतलब अननेसेसरी बात बोल दी कि तुमने कहा कुछ बोलो, तो मैंने कुछ भी बोल दिया, ये लो मैंने बोल दिया। तो आपसे अगर कोट पूछ लिया कि भाई ये किसने कहा था, तो आपको पता होना चाहिए रिच लेडी के बॉयफ्रेंड ने ये बात कही थी। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं इस तरह से कि बॉयफ्रेंड का नाम आएगा नहीं, क्योंकि नाम मेंशन नहीं है, नाम होता तो ज़रूर पूछ लेता। तो वो पूछती है आर यू अलाइव, क्या तुम जिंदा हो, और नॉट, या फिर नहीं हो। इज़ देयर नथिंग इन योर हेड, तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी कि नहीं है, क्या गोबर भरा हुआ है। क्या आने का मतलब कि भाई मैं पूछ क्या रही हूँ तुमसे, तुम जवाब क्या दे रहे हो। मैंने तो पूछा कि तुमसे तुम्हें कुछ याद है, तो तुमने ये लाइन बोल दी बकवास सी। एक्चुअल में बकवास नहीं है, उस समय की लाइन बहुत फेमस लाइन थी। तो वो क्या बोलती है, ओ दैट शेक्सपियर रेग, रेग मतलब वही, है ना, चूहे का बिल टाइप का। इट इज़ सो एलिगेंट, कि यार ये कितनी अच्छी बात कही है तुमने, है ना, ये कितनी अच्छी लाइन है जो तुमने कही है। सो इंटेलिजेंट, और कितने अच्छे से तुमने ये बात बोली है, कितनी बुद्धिमत्ता से तुमने ये बात बोली है। वॉट शैल आई डू नाउ, अब आखिर मैं क्या करूँ, हैं। वॉट शैल आई डू, मुझे करना क्या है। आई शैल रश आउट एज आई एम, क्या मैं भाग जाऊँ जैसी कि मैं अवस्था में हूँ। इसका मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होंगे, कपड़े वगैरह पहने नहीं होंगे, क्या मैं जिस स्थिति में हूँ बिना कपड़ों की उस स्थिति में भाग जाऊँ। एंड वॉक द स्ट्रीट, कहाँ पर भाग जाऊँ, गलियों में। विद माई हेयर डाउन, मेरे बाल खुले हुए हैं। सो वॉट शैल वी डू नाउ, अब मुझे ये बताओ, खैर छोड़ो इन बातों को, हम तो ये सेक्स वैक्स की बातों को छोड़ो, अब ये बताओ वी शैल सॉरी व्हाट शैल वी डू नाउ, आखिर हम कल करेंगे क्या। तो वो पूछता है उसका लवर, व्हाट शैल वी डू नाउ, हम कल क्या करेंगे। ऐसा है, द हॉट वाटर एट 10, कल गर्म पानी करेंगे 10 बजे, बढ़िया नहाएंगे आराम से। एंड इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश हो गई, ए क्लोज कार एट 4, तो हम 4 बजे यहाँ से निकलेंगे, कार में घूमने चलेंगे आराम से। एंड वी शैल प्ले ए गेम ऑफ चेस, और वापस हम क्या करेंगे, एक गेम खेलेंगे चेस का। चेस का मतलब क्या होता है, या ए गेम ऑफ चेस का मतलब है यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना। तो मतलब क्या करेंगे, वापस वापस सेक्स करेंगे यही। हालांकि देखो दोस्तों, इस तरह की बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन लिटरेचर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को थोड़ा सा अपना सोच का दायरा बड़ा ही रखना चाहिए कि बार बार सर बोलेंगे सेक्स करेंगे सेक्स करेंगे, ये कोई मतलब मैं कोई अपनी खुशी से नहीं बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दो तरह से मैं इसको कह सकता हूँ कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, दूसरा इस तरह से जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, मीनिंग वही कि वही निकलेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब ये पूछती है कि अगर हम कल करेंगे क्या, तो वो बोलता है कि भाई ठीक है, कल सुबह पहले 10 बजे नहाएंगे, और अगर बारिश हो गई तो 4 बजे आराम से कार में निकलेंगे, लंबी ड्राइव पर जाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर हम आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। प्रेसिंग लिडलेस, लिड का मतलब होता है ढक्कन, और ढक्कन के बिना, यानी लिडलेस मतलब यहाँ पर आईलिड्स से बातें चल रही हैं। क्या आई की ढक्कन होते हैं, क्या आई की होती है आईलिड्स, यानी पलकें। तो हम प्रेस करेंगे अपनी आईलिड्स को। एंड वेटिंग मतलब प्रेस करेंगे मतलब लेस, अब यहाँ कहने का मतलब है कि हम अपनी आंखों को बंद नहीं करेंगे, हम अभी अपनी आंखों को खुला रखेंगे। एंड वेटिंग फॉर ए नॉक अपॉन द डोर, और इंतज़ार करेंगे एक खटखटाहट का, अपॉन द डोर, जो कि दरवाजे पर होने वाली है। तो कहने का मतलब आराम से वो अपना काम करेंगे, जिस काम के लिए करने के लिए वो आए हैं वो काम करेंगे, और उस काम को करने के बाद वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 1। एक्चुअल में चैप्टर नंबर 1 कहना ज़्यादा सही नहीं है, उसका पार्ट 1, है ना, जिसमें हमने फिलोमेला, प्रोकने और साथ में टेरियस की बात करी थी, और जो कि बारबरस किंग था। इसके साथ साथ हमने बात करी उस रिच लेडी के कमरे के अपीयरेंस की, कैसा उसका कमरा है, कौन कौन सी चीज़ें उसके कमरे में दिखाई दे रही हैं, इन सारी चीज़ों की हमने बात करी। वो इत्र की शीशियाँ यानी सेंट की शीशियाँ, वो पाउडर्स, वो अनजॉइंट यानी वो क्रीमी जो एप्लीकेशंस हैं, क्रीम टाइप की चीज़ें, उन सब की खुशबू, और मेंटल पीस, उस सिल्वेन सीन, वो गाँव का दृश्य उस फोटो में दिख रहा है, ये सारी चीज़ों की हमने बात करी है। हमने बात करी है उस बर्निश थ्रोन की, और मैंने आपको सारी इमेजेस भी दिखाई हैं। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा इमेजेस दिखा देता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकें। देखिए, हमने बात की मित्रों सबसे पहले
थॉमस मिडिल्टन का वर्क विमेन विवेयर विमेन से टाइटल लिया गया है ए गेम ऑफ चेस। फिर हमने बात करी वर्निस थ्रोन की। इसकी लाइन की शुरुआत आपसे पूछ सकता है कि जो सेकंड चैप्टर है उसकी शुरुआत ए गेम ऑफ चेस, उसकी शुरुआत कौन सी लाइन से होती है? द चेयर शी सैट इन, इसी लाइन से इसकी शुरुआत होती है ना। आगे पूछ सकता है आपसे कि मिरर का जो अपीयरेंस था वो कैसा था? वो फ्रूटेड वाइन्स यानी कार्विंग की हुई थी उसके ऊपर ऐसे फूलों की नक्काशी, है ना। तो इस तरह का भी आपको ध्यान दे के चलना है। फिर आपको क्यूपिड की बात पूछ सकता है कि कौन से हैं रोमन, वो कौन से हैं गॉड ऑफ लव? तो आपको पता होना चाहिए क्यूपिड। क्या क्यूपिड के पंख हैं? क्या बिल्कुल पंख हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको, या नंगे पुंगे से आदमी दिखाई दे रहे होंगे, क्यूपिड, है ना। इसके अलावा एंटोनियन क्लियोपेट्रा की यहाँ पर बात की गई थी। इसके अलावा मैंने आपको 3 इमेजेस और दिखाई थी, उनको मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। और देखिए, एक फिलोमेल की स्टोरी दिखाई थी, फिलोमेल की इमेज जिसमें मैंने कहा था नाइटिंगेल में कन्वर्ट हो गई थी, प्रोकने जो कि स्वेलो में कन्वर्ट हो गई थी, और तीसरी हुप हु जो कि वो बारबरस किंग था, वो टीरियस वो कन्वर्ट हो गया था। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसका जूम थोड़ा ज़्यादा है, ये कम नहीं होगा, तो आप इसी तरह से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले इसका ले लीजिए और मैं इसको रिमूव कर दूंगा, फिर दूसरे का ले लीजिएगा। आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब ये आप ले लीजिए हुप हु का स्क्रीनशॉट, ताकि जब पढ़ते समय वापस चीज़ों को रिकॉल करने में आसानी रहेगी। और लास्ट में मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा आपका पहला थॉमस मिडिल्टन का वर्क, और ये इसका ले लीजिए पहले आप, और अब इसका ले लीजिए तीनों का, है ना। तो आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी कि एक्चुअल में सर ने किस में स्क्रीनशॉट दिलाए थे सबसे ज़्यादा। पार्ट 2 में नाम क्या था? ये गेम ऑफ चेस। किसको डेडिकेटेड था? लस्ट को, सेक्सुअल इंटरकोर्स को, सेक्सुअल परवर्जन, परवर्जन मतलब प्रवृत्तियाँ, यानी सेक्स की प्रवृत्तियों पर डिनोटेड था, वो पूरा का पूरा बेस था। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सब चीज़ों को सोचते हुए चलना है। फर्स्ट ग्रेड है, मजाक नहीं है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बढ़ती जाएगी इसमें। और आपसे उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। इमेजेस के माध्यम से पढ़कर चीज़ें थोड़े से लंबे समय तक दिमाग में रह जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।